प्रणाम है आप सभी को। स्वागत है कृष्णीष्ट मंदिर अंबाला में। मैं हूँ निधि कंसल, कृष्णीष्ट मंदिर अंबाला की केयरटेकर। बात हो रही है तत्वों की बैलेंसिंग की, बात हो रही है होलिस्टिक हेल्थ की। होलिस्टिक हेल्थ का मतलब सिर्फ पूरे शरीर का स्वस्थ रहना नहीं, बल्कि आपके रिलेशंस का हेल्दी रहना, आपके मन का स्वस्थ रहना, प्रसन्नता यानी कि हैप्पीनेस आपकी लाइफ में कैसे आएगी, इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। टेक्नोलॉजी के एंगल से हम जान रहे हैं अपने मॉलिक्यूल्स को, अपने एलिमेंट्स को, इस यूनिवर्स को। अश्विनी जी अग्रवाल, जिन्हें हम कुछ ना कर भाई के नाम से जानते हैं, उन्होंने हमें अभी तक बहुत कुछ बताया है जो हम नहीं जानते थे, हमारे मन, हमारे बुद्धि, हमारे शरीर के बारे में। केतु विज्ञान के इस प्रोग्राम में, आज के इस एपिसोड में मैं फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आइए आज फिर हम कनेक्ट करेंगे अश्विनी जी से और एक क्विक रिकैप हम करेंगे कि आज तक हमने केतु विज्ञान से क्या कुछ समझा है। बेसिकली केतु विज्ञान है क्या? केतु विज्ञान एक रेमेडी सिस्टम है। केतु विज्ञान एक ऐसा रेमेडी सिस्टम है जिसमें हर तरह की प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं। दरअसल अभी तक जो पिछले 100-200 सालों से रेमेडी सिस्टम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उसमें जड़ से इलाज तो होता है, लेकिन जड़ का इलाज के बारे में बात कम हो पाती है। जड़ से इलाज जो कि आयुर्वेद में, यूनानी विधा में हम जड़ी बूटियों के प्रणाम। स्वागत है आपका केतु विज्ञान के इस प्रोग्राम में आज। और हम बात कर रहे थे अपने व्यूअर्स से केतु विज्ञान की, तो बात आई जड़ से इलाज और जड़ का इलाज। केतु विज्ञान जड़ का इलाज करता है, ऐसा कहा जाता है। जड़ का इलाज कैसे होगा, ये हमें इस विज्ञान से पता लगता है। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि जड़, क्योंकि हमने अब तक जड़ समझा है जब हम पेड़ की जड़ों को देखते हैं, तो जो जमीन में जिससे टिका हुआ है पेड़, जो उसकी फाउंडेशन है, उसको कहा जाता है जड़। मनुष्य के लिए उसकी जड़ क्या है? जी, ये एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि मनुष्य की कोई जड़ होती है क्या? तो अश्विनी जी, मनुष्य की जड़ की हम बात करें तो उससे पहले हमें जड़ का मतलब समझना पड़ेगा। और जड़ किसको कहते हैं पता है हिंदी में? किसको कहते हैं? पेड़ की जड़ होती है, जड़ों से ही वो टिका है जमीन पर। हिंदी में जड़ कहा जाता है मूर्ख को। क्यों जड़ कहा जाता है मूर्ख को? मूर्ख को ही तो कहते हैं कि तू तो जड़ है, किसी काम का नहीं है। तो जड़ शब्द जो है वो मूर्ख को कहा गया है एक्चुअली। और फिर कहते हैं जड़ से जुड़, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जड़ से जुड़ का मतलब है क्या जड़ से जुड़ने का मतलब है मूर्खता से जुड़ना? अब इस बात को समझोगे तो गाड़ी आगे चल सकती है कि जड़ शब्द को समझने में कहां गलती है। ये जो जड़, जो पेड़ की जड़ जो बताई गई है, वो कौन सी भाषा का शब्द है? अब पहले ये खोजो तो शायद तुम्हें समझ में आ जाए कि या तो कोई आधी अधूरी भाषा से तो नहीं लिया गया ये शब्द। जो पेड़ की जड़ और मूर्खता को जड़ कहा गया है, इसका क्या मतलब है ये समझना पड़ेगा आपको पहले। तो इसको समझने के लिए क्या करोगे वो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम केतु
विज्ञान के रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश करते हैं जड़ क्या है, बजाय इसके कि हम इस आर्ग्यूमेंट में चले जाएं कि जड़ मूर्खता को कहते हैं, मूर्ख प्राणी को जड़ कहा जाता है और पेड़ की जड़ को भी जड़ कहा जाता है। और एक स्टेटमेंट है जड़ से जुड़, तो दोनों के रिस्पेक्ट में हमें अगर समझेंगे तो शायद कुछ पता लगे। क्या कहते हैं आप? अब ये तो मुझे नहीं पता कि हम जिससे पेड़ की जड़ जिसे बोलते हैं और जो जड़ बुद्धि कहा गया है, यानी कि बहुत मूर्ख बुद्धि पर्सन कहा जाता है हिंदी में, तो एक्चुअली कौन सी भाषा में कहाँ डिफरेंस है कि हम एक ही शब्द को दो जगह अलग अलग मीनिंग के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन जब पेड़ की जड़ की बात होती है तो जड़ का मतलब है जिससे न्यूट्रिशन मिल रहा है पूरे पेड़ को। इसीलिए जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जड़ से जुड़ का मतलब पेड़ पौधों के संदर्भ में ये है कि जब उनकी जड़ों में पानी डाला जाता है तो पूरे पेड़ को पानी पहुंचता है। इसी तरह से जब हम अपनी जड़ से जुड़ते हैं तो यानी कि अपने नेटिव प्लेस से जुड़ना, अपने रीजन यानी कि अपने पेरेंट्स या अपने कुनबे से जुड़ना, अपनी ओरिजिनल संस्कारों से जुड़े रहना, अपनी परंपराओं से जुड़े रहना। जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग यूएस में जाकर रहने लगे, यूरोप में रहने लगे, वो भारत के हिंदू परिवार का हिस्सा थे। तो होता ये है कि वो लोग तो यूएस में जाके रहने लगे, या अभी हाल फिलहाल में यूके के प्राइम मिनिस्टर बने ऋषि सुनक जी, उनके पेरेंट्स शिफ्ट हुए थे यूके में, वो इंडिया में ही को ही बिलोंग करते थे, तो वो जड़ों से जुड़े रहे। उन्होंने सनातन धर्म के बारे में अपने बेटे को अवेयर कराया। वो प्रैक्टिसेस, पूजा पाठ, हवन, जो भी हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, उनके साथ अपने बेटे को जोड़े रखा, जड़ से जोड़। उसका रिजल्ट अब हमारे सामने ये है, और ऐसे बहुत बहुत केसेस हैं। तो उसका रिजल्ट हमें ये मिलता है कि बच्चे की बुद्धि, बच्चे की डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज बहुत तेजी से ग्रो करती है, और ऐसे लोग अपने प्रोफेशन में शीर्ष पर पहुंचते हैं, यानी कि एक्सट्रीम पर, हाइट पर पहुंचते हैं। ऋषि सुनक जी एक जाना माना एग्जाम्पल है। तो इसे हम मानते हैं जड़ से जुड़ना। कुछ हद तक कह सकते हैं अपनी परंपराओं से जुड़े रहो, जो तुम्हारे दादा परदादा परंपराएं निभाते थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लोकेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कंडीशन, जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग दोज प्रैक्टिसेस। अगर आपके यहाँ दिवाली पर दिया जलाते हैं तो आप अमेरिका में जाकर भी दिवाली पर दिया जलाएं। आप हॉस्टल में रहते हैं तो भी आप दिवाली पर दिया जलाएं, तिलक लगाएं, पूजा करें, जो आपके घर का ट्रेडिशन है। तो आप अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। और एपरेंटली तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो बहुत हद तक मानसिक समस्याएं आपको इतना नहीं घेरेंगी कि आपको सुसाइड करने का मन करने लगे, या आपको लगने लगे कि मेरा ये जीवन व्यर्थ हो गया है। अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो ऐसा एक कहा जाता है, मान्यता है, और ये सभी सेक्टर्स में ये मान्यता है। पारसी लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे पारसी ट्रेडिशंस को फॉलो करें, क्रिश्चियंस चाहते हैं कि क्रिश्चियंस ट्रेडिशंस को, हिंदू चाहते हैं कि हिंदू ट्रेडिशंस को। अब ये कहाँ तक रेलिवेंट है आज के युग में, बिकॉज सब बदल रहा है, इवन इकोलॉजिकल सिस्टम भी बदल रहा है। सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल ही नहीं बदल रहा, बहुत कुछ बदल रहा है। ऐसे में ट्रेडिशंस के साथ जुड़े रहना कितना बेनिफिशियल है और कितना हमारे लिए बोझ बन जाएगा, ये अभी कहना मुश्किल है। राइट। तो यहां पर मैं एक बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट कहूंगा कि अब एक शब्द और ऐड हो गया, ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन कैन नॉट बी जड़। ट्रेडिशन कैन नॉट बी जड़। और ये बात अगर तुम अपना रिप्रोडक्शन सिस्टम को समझो, या डिलीवरी बच्चे जो होते हैं उनको समझो, तो दैट क्लियरली एक्सप्लेन्स के जड़ तो मां है और वो तो बच्चे को निकाल के फेंक देती है बाहर। तो
जड़ से बच्चा कैसे जुड़ा रहेगा? बच्चा खुद आता है बाहर, माँ बच्चे को बाहर नहीं निकालती। एक नेचुरल प्रोसेस से बच्चा खुद ही कहता है कि नाउ आई एम ग्रोन अप इनफ, तो आई नीड टू कम आउट। नहीं, यहाँ पर एग्जाम्पल आचार्य शुक का समझना पड़ेगा कि आचार्य शुक ने बाहर आने से मना कर दिया था। बच्चा तो कहता है कि मैं जंगल में क्यों जाऊं, अच्छा वाला स्वर्ग में रह रहा हूं, तो व्हाई शुड आई गो इन जंगल। वो कभी भी बाहर नहीं आना चाहेगा। तो शुक ने मना कर दिया। जब उसके पिता ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है तेरे को, मतलब शुक इतना उनको जानकारी हो गई थी जिस वातावरण में वो गर्भ में पले होंगे कि उसने कहा नहीं, अगर मैं बाहर आ गया तो ये मेरी माँ ही है जो मुझे मिसगाइड करेगी। इमेजिन, गर्भ से ही आवाज दे रहा था, वो कह रहा था ना मैं नहीं बाहर आता क्योंकि ये मेरी माँ ही है जो मुझे मिसगाइड करेगी। वो जानता था इस बात को, तो उसने आने से मना कर दिया। अब सोचो कि ये सिजेरियन ऑपरेशन का सिलसिला क्यों शुरू हुआ। एकमात्र कारण कि बच्चा मना ना कर दे। बच्चों को मिसगाइड करने का सिस्टम गर्भ में आने से ही शुरू हो गया कि बच्चा बाहर आने से मना ना कर दे। समझे? तो जड़ से जुड़ने का मतलब ही समझ में आया नहीं किसी को। फिर पेड़ों का एग्जांपल लेते हैं कि जो पेड़ जड़ से टूट गया वो नष्ट हो गया। तो फिर जड़ से जुड़ की बात कर रहे हैं। अगर जड़ से जुड़ने की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि पेड़ नष्ट ना हो। तो पेड़ों की लंबी उम्र होती इसीलिए है कि वो जड़ से जुड़े रहते हैं। ठीक है ना? पर अगर बच्चा जो है वो जड़ से जुड़ा रहना चाहे तो उसको कोई जुड़ने नहीं देता। उसकी जड़, ठीक है, हम अपरेंटली कहेंगे कि माँ है उसकी पहली जड़, लेकिन एक्चुअली उसकी जड़ माँ नहीं है। क्यों? अरे लोग यहां तक कहते हैं कि कहीं पर सुना मैंने, किसी टीवी में कोई वो चल रही थी, स्त्री को खेत मान लिया लोगों ने। मतलब कमाल है कि क्या हालत हो गई है। सोच सोच के, समझ समझ के तरस आता है मेरे को जनता के ऊपर, पब्लिक के ऊपर, माओ के ऊपर, खासकर औरत कन्या फीमेल कम्युनिटी पर तरस आता है मेरे को कि उनको लोग क्या क्या कह रहे हैं और वो सुनने को तैयार है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनको किसी चीज पे भी। उनका अगर किसी कॉमेडी शो में मजाक उड़ाया जाता है तो दे आर हैप्पी विद इट। आई एम सरप्राइज कि दे डोंट रिवोल्ट एट ऑल। क्यों? इसका क्या कारण हो सकता है? ये सोच करके देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। जड़ से जुड़ने का मतलब ट्रेडिशन से जुड़ना नहीं होता है। जड़ से जुड़ने का मतलब है कि पहले तो जड़ को पहचानो कि जड़ है क्या। हम लोगों ने, कितने अनफॉर्चुनेट है हम लोग कि पेड़ों की जड़ से जड़ को जड़ मान लिया और ये समझ लिया कि पेड़ का अगर पेड़ जड़ से टूट गया तो वो खत्म हो जाएगा। वे पेड़ खत्म हो जाएगा, जड़ तो वहीं की वहीं रहेगी। अगर पेड़ अपनी जड़ से हट गया, जड़ से कट गया, तो पेड़ तो सूखेगा ही सूखेगा। पेड़ के पास तो कोई सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन बचा ही नहीं। तो यही है, ये बात तो कुछ नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम तो यही है कि जड़ तो वहीं की वहीं रही, पेड़ काट के फेंक दिया। नहीं समझे? क्या समझे? भाई पेड़ काट के फेंक दिया ऊपर से। पर इसीलिए तो कहा गया ना, पेड़ को ये सलाह दी जाती है, ये ह्यूमन रेस के लिए, मनुष्यों के लिए, कि देखो एक पेड़ को देखो, अगर वो जड़ से हटेगा
तो उसको नुकसान है, जड़ को नुकसान नहीं है, पेड़ को नुकसान है। जड़ से हटने का, पेड़ टूट जाएगा। तो इसी तरह अगर तुम अब ये बताओ कि पेड़ को तो जड़ से कोई भी हटा सकता है, पर मनुष्य जन्म में जड़ से कौन हटा रहा है पेड़ को? मे बी हमारा लालच या हमारा कंफ्यूजन, इट माइट बी एनीथिंग। मीडिया तो इसीलिए जब तक तुम यही नहीं समझोगे कि जड़ है क्या, तब तक तुम कैसे हटाओगे? पेड़ की जड़ तो पृथ्वी है, तो और मनुष्य की जड़ मां है। अगर तुम जड़ को पेड़ से समझना चाहते हो तो यही निकलेगा रिजल्ट, एनालॉजी यही जाएगी और कुछ आएगी ही नहीं। यानी कि माँ बाप से जुड़े रहो, यानी कि माता पिता से अपना रिलेशन ठीक से बना कर रखो, ये मतलब हुआ। जड़ से जुड़ने, इसीलिए कह रहा हूं कि पहले जड़ को, हिंदी में जड़ को मूर्ख कहा गया है, इसलिए मैंने इस स्टेटमेंट से बात शुरू की कि जड़ शब्द को तुम समझते क्या हो, पहले तो यह तो बताओ। कि अगर जड़ को मूर्ख कहा गया है तो उस जड़ से कौन जुड़ा रहना चाहेगा? तो इसका मतलब सनातन संस्कृति मां को जड़ नहीं मानती। समझे कि नहीं? तो हमें मूल समझना है कि जड़, केतु विज्ञान मूल की बात करता है, रूट्स, जड़ नहीं। केतु विज्ञान कहता है कि तुम समझो तो कि तुम्हारी जड़ है क्या, और मां को जड़ नहीं कहा गया है, क्योंकि मां को पहला गुरु कहा गया है सनातन संस्कृति में, ना कि जड़ कहा गया है। तो इस फर्क को हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हमें जड़ से जुड़ने का अर्थ समझ में आएगा ही नहीं। इवन सनातन संस्कृति के लोग भी अभी तक ट्रेडिशन और जड़ में फर्क नहीं समझ पाए हैं। जब तक ये फर्क नहीं समझ में आएगा तब तक तुम क्या तो पालोगे बच्चों को, किस दिशा में पालोगे, क्या सिखाओगे उनको, क्या बताओगे, क्या करोगे, सोचकर देखो। और वही उसी का परिणाम है आज की जो सोसाइटी में टीनेजर्स आर स्टार्टेड कमिटिंग सुसाइड्स। ये उनको लगता है वो तो कटे हुए पेड़ है, तो अब तो उनको मरना ही है। समझे कि नहीं? तो इसलिए जड़ को समझना जरूरी है कि जड़ क्या है। जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं परिवार में, क्या वो हमारी जड़ नहीं है? क्या ये एक गलत कंसेप्ट है? नहीं है। वो जड़ कैसे हो सकती है भाई? एक फंडामेंटल रूल समझो कि जड़ जो है हर एक की अपनी अपनी है, पर्सनल है। तो फिर ट्रेडिशन जो है वो तो सोसाइटी के होते हैं। हाउ कैन सोसाइटी भी, जड़ सोसाइटी की जड़ ट्रेडिशन हो सकते हैं बट इंडिविजुअल की नहीं हो सकते। और अगर आपने ज्योग्राफी बदल ली, अपनी जगह प्लेस ऑफ लिविंग बदल ली, तो नेचुरली आपकी सोसाइटी बदल गई। तो आप दूसरी ट्रेडिशन से जुड़ करके आपको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां पर रह रहे हो वही ट्रेडिशन तो फॉलो करने पड़ेंगे। वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेडिशन हमारी जड़ नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जड़, जड़ कहते हैं इसको, मनुष्य की जड़ है क्या, या
चलो जानवरों की, पक्षियों की, कीड़े मकोड़े, हर एक चीज की, सबकी जड़ है क्या? अश्विनी जी, सबकी जड़ अलग अलग होगी। जैसे हर एक पेड़ की, हर एक पौधे की जड़ अलग अलग होती है, क्योंकि जड़ों के द्वारा जो जड़ का बेसिक पर्पज है हमारी लाइफ में, वो ये है कि हमें न्यूट्रिशन मिलता है जड़ से, पोषण, जो हम एयर से प्राप्त नहीं कर सकते, सांस लेकर हमें प्राप्त नहीं होता, वो हमें जड़ों से प्राप्त होता है, अगर मैं पेड़ की एनालॉजी से समझूं। नहीं, तो आप पेड़ की एनालॉजी, सबसे पहले तो फर्स्ट फंडामेंटल रूल, पेड़ की एनालॉजी नहीं ले सकते, ये बहुत गलत है। इट इज नॉट सनातनी। हमेशा हम जब सनातन प्रक्रिया की बात करते हैं, सनातन संस्कृति की बात करते हैं, तो उसका मतलब है वी आर टॉकिंग जिसका अंत नहीं है, अनंत है। जब हम सनातन प्रक्रिया की बात करते हैं तो उसमें रोग नाम की कोई चीज है ही नहीं। उसमें जर्म्स और वायरस को मारने के प्रिसाइज तरीके दिए हुए हैं, और सनातन संस्कृति कहती है करेक्टली, प्रिसाइजली, कि मेरे द्वारा किसी भी प्राणी का नुकसान ना हो, और मेरे को कोई भी प्राणी नुकसान ना पहुंचा सके अपनी ईर्ष्या से। और तीसरा जो है, जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कोई तीसरा बाहर का नुकसान ना पहुंचा सके, ये भी मुझे इंश्योर करना है। कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है तो उसको गलत करने नहीं देना है। सनातन संस्कृति के ये मेजर पार्ट्स हैं, मेजर डिसीजन मेकर्स है। यह हमें समझना ही पड़ेगा, जिम्मेदारी। सनातन संस्कृति कहती है राइट नाम की कोई चीज नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज होती है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो राइट तुम्हें प्रकृति अपने आप दे देगी। जैसे इसका बड़ा सिंपल सा, ये तो चीजें कितनी क्लियरली विजिबल है। जैसे बच्चा जब गर्भ में आता है माँ के, तो डिलीवर होते ही माँ के मतलब मिल्क फीडिंग के लिए तैयार हो जाती है वो। तो ये किसने किया? ये नेचुरली है? नहीं, नेचुरल नहीं है। शी अग्रीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो शी गॉट द राइट टू फीड। So the connectivity is that you should be ready to take responsibility. Automatically you will get the right to execute that. तो सनातन संस्कृति के आधार ये है कि you have to take responsibility to act. And entire human race is one team. जानवर हमेशा छोटी छोटी टीम बनाते हैं। सिर्फ मनुष्य जन्म में ही संभव है कि पूरी की पूरी ह्यूमन रेस एक टीम बना सकती है। जो वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है वो फेल है, वो कभी भी पूरा नहीं होगा। कारण, उसका कारण हमें समझना पड़ेगा। उसका एकमात्र कारण है कि वसुधैव कुटुंबकम में राइट टू गेट आ जाता है। राइट टू गेट कैसे आता है? राइट टू गेट आता है कि बच्चा पैदा हो गया तो उसका जायदाद में हिस्सा हो गया। तो इसी सिस्टम को आगे बढ़ा दिया, राइट टू गेट हर चीज के लिए राइट्स बना दिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज खत्म कर दी। जबकि रहना यह चाहिए था, बच्चा पैदा हुआ, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा उतना ही राइट मिलेगा उसको। तो ऑब्वियसली बात है, यहां पे जेंडर को समझना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जेंडर ड्रिवन। अगर फीमेल को ये नहीं बताया कि तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो तुम्हें ये राइट मिलेगा, तो फीमेल जेंडर तो बेकार हो गया बेचारा, उसको तो लोग खेत ही समझेंगे फिर।
अश्विनी जी, हम जड़ की बात कर रहे हैं, तो जड़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट से क्या कनेक्शन है? करेक्ट। तो जब तक तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझोगे तब तक जड़ समझ में आएगी नहीं। हम पेड़ को पानी देने की कोशिश करते हैं, जड़ को पानी नहीं देते, वो तो पेड़ अपने आप पहुंचा देता है। रोशनी जो है, आप तुम सोचो सूर्य की रोशनी जड़ तक कैसे पहुंचती है? पहुंच ही नहीं सकती। पर पेड़ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हां, मैं तेरे पास सूर्य की रोशनी पहुंचाऊंगा, तो जाकर के उसको पत्ते मिले। समझे कि नहीं? तो रूल समझने पड़ेंगे हमें। जब तक तुम एक बात सोचो ना, अगर फीमेल कहती है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी गर्भ धारण करने की, तो अबॉर्शन करा देगी वो। ये तो बड़ा क्लियर कट एग्जांपल समझ में आता है कि अबॉर्शन क्यों कराया जाता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। और जो राइट टू गेट है, वो मेरा मर्जी है, मैं अबॉर्शन कराना चाहती हूं, मैं करा दूंगी। तो राइट तो ले लिया उसने, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं हुई वो। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना सिखाना इज द ओनली एम। एक्चुअली एक आपने एशो चार्ट सुना होगा। एक वर्ड है एशो चार्ट। अगर उसको आप देखोगे तो उसमें एक पैरामीटर है लर्निंग एफिशिएंसी, एक पैरामीटर है परफॉर्मिंग एफिशिएंसी। हम ये चीजें समझ ही नहीं पाए इसीलिए क्योंकि हमें जड़ का नहीं पता, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का नहीं पता। निष्ठा उसको हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कॉन्सेप्ट नहीं पता। जिस दिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, राइट टू गेट अपने आप आ जाएगा। क्योंकि राइट टू गेट इज ए ऑफशूट। जी जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कंसेप्ट तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। जैसे अब शहीद भगत सिंह जी थे, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं अपनी भारत माता को आजाद कराऊंगा, और उन्होंने अपने आप को ही उसमें कंप्लीटली कंज्यूम अप कर दिया, खत्म कर दिया। या कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैं अपने देश की जीडीपी बढ़ाऊंगा, तो दे वर्क वेरी हार्ड, जिनकी वजह से ऐसे बहुत बिजनेसमैन हैं जिनकी वजह से आज भारत एक बहुत इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है। या जैसे हमारे मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी वजह से भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में देखा जाने लगा है। ही टुक अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये हमारी पर्सनल चॉइस है, और उसका दायरा क्या है ये भी हम खुद डिफाइन करते हैं। इट्स नॉट दैट कि हर एक पर्सन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भारत को ग्लोबल लीडर बनाए। आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी वेल डिफाइंड है, वेरी वेल डिफाइंड। हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से डिफाइंड है, बट ये जेंडर बेस्ड है। और उसमें पहला जो रूल है वो ये है कि अपने आप को स्वस्थ रखना मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं है? और ये यूनिवर्सल है कि नहीं है? तो सनातन संस्कृति का ये आधार है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सनातन संस्कृति ने कि तेरे को अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी अपने आप लेनी है, दूसरों पे डिपेंड नहीं करना है। स्त्री जेंडर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि अगर आगे जनरेशन बढ़ेगी तो तेरे बिना नहीं बढ़ सकती आगे जनरेशन, तो तुझे जनरेशन बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, लेनी है, लेनी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सनातन संस्कृति ने क्लियरली डिफाइन किया है। सनातन संस्कृति ने ह्यूमंस की बात करी है, ट्रेडिशंस की बात नहीं करी है। ह्यूमन रेस की बात करते हैं। इट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफी।
It is irrespective of the traditions. They are valid across globe, anywhere. अगर मैं फैमिली बना रहा हूं तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ये सनातन संस्कृति क्लियरली डिफाइन करती है। जब तक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। तो जड़ से जुड़ने का मतलब ट्रेडिशन से जुड़ना नहीं है। हमें अब जो हमारा आगे के सब्जेक्ट्स होने चाहिए, वी शुड लर्न टू आइडेंटिफाई जड़ है क्या। क्या ये लंबा सब्जेक्ट है? एक एपिसोड में हम इसे खत्म नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर घड़ी कहती है कि एपिसोड जो है ना वो टाइम लिमिटेड होते हैं। ज्ञान टाइम लिमिटेड नहीं होता है, डिस्कशन टाइम लिमिटेड नहीं होता है। अश्विनी जी, एक बात जो मैं अब तक समझ नहीं पाई हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का जड़ से क्या कनेक्शन है? हम जड़ की बात करते हैं तो जड़ जस्ट देयर। अब वही बात है कि पेड़ से की एनालॉजी से जड़ को ना समझे तो किससे समझे? और क्या जड़ का मतलब मूठ है? तो क्या मूठ से जुड़ने की बात भी है? जड़ है क्या? बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं। जड़ जो है एक्चुअली वो बीज में होती है। बीज ही तो जड़ देता है, और जड़ कहां से आई? अब तुम पेड़ को समझो, चाहे मनुष्य को समझो, किसी भी योनि को समझो, किसी भी शरीर को समझो, इट बिगिंस फ्रॉम द सीड। जड़ की एग्जिस्टेंस ही नहीं है अगर बीज नहीं है तो। क्या समझे? एक बीज होता है, जब वो एक्सप्लोड होता है, बीज एक्सप्लोड, बीज का विनाश होता है, तब उसमें से जड़ निकलती है, या वो बीज ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है जड़ के रूप। अभी तुमने कहा बीज एक्सप्लोड होता है। बीज एक्सप्लोड किसी की मर्जी से होता है कि अपनी मर्जी से होता है? उसको हालात मिलेंगे तो एक्सप्लोड हो जाएगा। उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है एक्सप्लोड होने की, वो पूरी हुई तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा। उतनी हीट चाहिए, उतना चाहिए, उतना ऐसा एनवायरमेंट चाहिए तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा। नहीं, ये किसने कहा? जितने भी पेड़ पौधे आपको पृथ्वी पर दिखते हैं वो इसी अब बात हम बीज की कर रहे हैं तो पेड़ पौधे कहां से आ गए इसमें? बीज से ही तो पौधा निकलता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़कर पेड़ होता है। तो क्या ये बात को माना जाता है कि बीज से ही बच्चा निकलता है? अगर बीज से पौधा निकलता है तो बच्चा भी बीज से ही निकलता होगा ना। इन अ सेंस दैट इज ट्रू कि फीमेल और मेल के से एम्ब्रियो जिसे बोलते हैं वो एक्चुअली बीज हो गया, जिसको हम एम्ब्रियो तो बोलते हैं। इसीलिए तो स्त्री को खेत कहा गया है। जो लोगों ने स्त्री को खेत बनाया वो इसीलिए तो बना दिया कि बीज बो दिया और फिर बस। आपने भी कहा कि सनातन संस्कृति कहती है कि फीमेल को अगली पीढ़ी की को बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। क्या कि? वो ये आपने भी कहा कि सनातन संस्कृति के अनुसार फीमेल को, महिलाओं को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो अगली पीढ़ी को लाएं और उनको बढ़ाएं। नहीं, पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरीली पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अब वो कुत्ता पाले
पेड़ पाले, पौधे पाले या बच्चा पाले, ये उसकी डिसीजन है। तो वो क्या पालना प्रेफर करेगी, अब ये तो कोई फीमेल ही बता सकती है कि नहीं? तो बीज के एक्सप्लोड होने के बाद फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। मूल जो समझने वाली बात है वो ये है। और जड़ जो है बीज में छुपी होती है। तो इसलिए जड़ से जुड़ने के कंसेप्ट को खत्म कर दो, बीज से जुड़ने के कंसेप्ट को रखो, सुखी रहोगे, बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। जड़ को छोड़ दो, बीज से जुड़ो। जब किसी को कोई बीमारी होती है, बहुत परेशान हो जाए वो अपनी बीमारी से, तो वो ऐसे डॉक्टर को, एक्सपर्ट को ढूंढते हैं जो जड़ से इलाज कर दे, यानी कि मेरे रूट कॉज ऑफ दिस बीमारी शुड बी क्योर्ड, लोग ये कहते हैं। तो वो एक्चुअली क्या बीज को रिकवर कर, वहां पर वो जड़ से इलाज करवाने के लिए जाते हैं कि वो आदमी जो जड़ से इलाज कर दे, जड़ का इलाज कर दे नहीं, जड़ से इलाज कर दे, यानी जड़ी बूटियों से, केमिकल से। तो बात, और हम तो जो केतु विज्ञान तो ये कह रहे हैं ना कि जड़ की तो सोचने का फायदा ही नहीं है, कोई जड़ तो बेकार है। और अगर तुम बीज से जुड़ने के कॉन्सेप्ट पर काम करते हो तो तुम्हारी कोई भी बीमारी हो वो डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। तो तुम बीज से जुड़ने की कोशिश में रहोगे तो तुम बीमार होगे नहीं, अगर जुड़े रहोगे तो बीमार नहीं होगे, और अगर बीमार होगे तो ठीक बहुत जल्दी हो जाओगे, अगर बीज से जुड़े हो तो, जड़ से नहीं, बीज से। जी, बीज से जुड़ने का क्या मतलब हुआ? क्योंकि बीज तो एक्सप्लोर हो गया, इट्स नोवेयर नाउ। एक मनुष्य का जब जन्म हो गया तो उसका बीज कहाँ है? बीज तो अब कहीं नहीं है। तो ये समझना तो बहुत आसान है। अब यहां पे पेड़ को समझ लो, पेड़ का बीज फूटा, पेड़ निकला, उसके बाद क्या हुआ? पेड़ के जीवन को समझो ना, कि पेड़ निकला, जड़ें बन गई, जड़ें बन गई, बीज फूटा, अंकुर पौधा बना, फिर पेड़ बना। पेड़ बनने के बाद क्या हुआ? पेड़ में फूल आते हैं, फिर फल बन जाते हैं, फूल। एग्जैक्टली, प्रिसाइजली, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि वो जो फल लास्ट जो दिया बीज ने, वो पेड़ दिया और फल दिया, है कि नहीं? तो उस फल के अंदर क्या है? उस फल के अंदर भी बीज है। वही बीज है जो तुमने डाला था। तो बीज नष्ट, अब इसको एक सनातन संस्कृति में एक कंसेप्ट है, एक से अनेक हो जाओ। तो बीज को जो तुमने शब्द यूज किया, जो कि मैं करता नहीं हूं, शब्द के नष्ट हो गया, तुमने कहा ना कि बीज नष्ट हो गया, तो नष्ट नहीं हुआ, बीज ने एक्सप्लोड किया का मतलब है कि उसने अपने आप को एक से अनेक में कन्वर्ट कर दिया। समझना ये है। समझे कि नहीं? समझना ये है कि बीज एक्सप्लोड होके नष्ट नहीं हुआ, बीज ने अपने आप को एक से अनेक में कन्वर्ट कर दिया। शिव ने यही तो कहा था। शिव को बीज रूप क्यों कहा गया?
क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो बीज से जुड़ोगे तो नेचुरली आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी चीजें। जी, तो बीज से जुड़ोगे का मतलब क्या है? हाँ, बात समझने वाली यही है कि बीज से जुड़ने का मतलब यह है कि जो बीज की कैरेक्टरिस्टिक थी, मतलब मैंने आम का बीज बोया था तो आम का पेड़ लगा, तो उस फल में जो बीज है वो तुम्हारे सारी बीमारियों का इलाज उस बीज में है। और वो तो बहुत सारे अवेलेबल है, तो कोई भी यूज कर लो, अपने आप को ठीक कर लो। नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? यानी कि जो बीज एक्सप्लोड हुआ था, जिसमें से वो पेड़ निकला है, उसी में लेटर ऑन फल आते हैं, तो उन्हीं बीजों के द्वारा ट्रीटमेंट हो सकता है। उन बीजों से आप कैरेक्टरिस्टिक समझ सकते हो अपने बीज की, और उसमें इलाज मिल जाएगा। भाई तुम जिस बीज के बने हो वो बीज की कैरेक्टरिस्टिक अगर तुमने समझ ली तो उसी बीज का और दूसरे बीजों में वो कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी तुम्हें। तो समझना कितना आसान हो गया। अगर मैं आम का पेड़ हूं तो आम को समझ लूंगा, तो आम के बीज को देख करके आम का बीज समझ लूंगा मैं, तो मेरे को मेरी वो पता लग गया बेस, है कि नहीं? तो इसलिए यानी कि अपने बीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना, दैट इज राइट, कॉल्ड बीज से जुड़ना। नेचुरली, ऑब्वियसली। तो उसके बाद हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। बिल्कुल। लक्ष्मी जी, एक प्रश्न, एक जनरल आप डिस्कशन हम समाज में देख सकते हैं कि क्योंकि हमने परंपराओं को छोड़ दिया इसलिए हम सफर कर रहे हैं। अब कोई तिलक नहीं लगाता, अब कोई सिंदूर नहीं लगाती, या सिर पर पल्ला नहीं लेती, देखो लड़का लड़की साथ में नाच रहे हैं, देखो हमारी संस्कृति को क्या हो गया। दैट इज व्हाई वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। ये सब बेकार की बातें हैं। ट्रेडिशन की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, क्योंकि हमने जड़ को समझना छोड़ दिया ना, हमें जड़ से इलाज पर चले गए हम लोग। जड़ का इलाज करने का जड़ का पता ही नहीं लगने दिया कि जड़ है क्या। इलाज तो बीज का करना है, जड़ का नहीं करना है। तो जैसे ही आप बीज पर चले जाओगे तो आपकी सारी समस्याएं खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जेलिसी खत्म हो जाएगी, आपकी ग्रीड खत्म हो जाएगी, आपकी नेगेटिव सोच खत्म हो जाएगी, आपकी लर्निंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी परफॉर्मिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्राइम नाम की चीज कोई रहेगी नहीं दुनिया में। ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट्स अपने आप मिलेंगे। सिर्फ हमें बीज से जुड़ना सीखना है, दैट्स इट। जी जी। मेरा प्रश्न ये था, आज का शायद ही मेरा लास्ट प्रश्न है, कि ट्रेडिशंस हमने छोड़ दिए, उस पर बहुत हो हल्ला मचता है और हर जनरेशन में मचता है, सिर्फ आज ही नहीं। मैंने एक जनरेशन ऐसी भी है जिसको इस बात पर शोर मचाते देखा है कि अब पुरुष धोती नहीं पहनते, इसलिए दे फेस हेल्थ प्रॉब्लम्स। पैंट पहननी शुरू कर दी इसलिए बीमारी आ रही है। फीमेल्स के लिए भी सिमिलरली कहा जाता है। ट्रेडिशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एक्चुअली फॉलो करने, और क्या उनका एक्चुअली इतना इम्पैक्ट है जितना बोला जाता है? देखो ऐसा है कि यहां पर समझने वाली बात यह है कि एक तो ट्रेडिशंस आर ऑल रीजन बेस्ड।
एरिया बेस्ड, इलाके के ऊपर आधारित है ट्रेडिशंस। हर जगह पे एक ही ट्रेडिशन नहीं चल सकता। तो अगर तुम सोसाइटी बदल रहे हो तो तुम्हें ट्रेडिशन बदलना ही पड़ेगा। क्योंकि ट्रेडिशंस आर बेस्ड ऑन एरिया, रीजन, नॉट ऑन यूनिवर्सलिटी। क्योंकि रीजन जो है यूनिवर्सल, पूरी पृथ्वी पे जो हर तरह का मौसम हर जगह पे हर समय अवेलेबल। सूर्य की पोजीशन के बदलने से तुम्हारा वो बदल जाता है, ट्रेडिशन बदल जाते हैं। पता है तुम्हें कि सूर्य की मूवमेंट डिफाइन करती है ट्रेडिशंस को, और सूर्य को पिता कहा जाता है। तो परिवार के ट्रेडिशन को पिता डिफाइन करता है। जहां पर भी परिवार का ट्रेडिशन पिता डिफाइन नहीं करेगा, वो परिवार समझो बर्बाद हो गया। फंडामेंटली ये प्राकृतिक नियम है कि सूर्य डिफाइन करता है ट्रेडिशंस। अगर उसको समझ लोगे, उसकी मूवमेंट को समझ लोगे, तो तुम्हें ट्रेडिशन सारे समझ में आ जाएंगे। तो तुम कहां पर हो, वहां पर कौन सा ट्रेडिशन फॉलो करना है, वो सूर्य एकदम समझा देगा। इसके लिए तुम्हें सूर्य को समझना होगा। सूर्य लग्जरी देता है, और हर इंसान लग्जरी ढूंढ रहा है, पर सूर्य लग्जरी दे रहा है वो कुछ को पता ही नहीं है। सूर्य लग्जरी नहीं, हीट दे रहा है हमें। उस हीट से हम अपने जर्म्स को, वायरस को जला सकते हैं। लग्जरी कहाँ दे रहा है? अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को ये बात कह दी तो मारेगा बहुत। सूर्य को पिता कहा गया है, तो सूर्य को पिता क्यों कहा गया है? चंद्रमा को क्यों नहीं कहा गया? जबकि चंद्रमा तो बहुत कुछ देता है। सूर्य लग्जरी देता है, चंद्रमा तो लग्जरी की वो करता है। उसको अगर लग्जरी को ठीक से उपयोग करोगे तो चंद्रमा तुम्हें आनंद देगा, और अगर लग्जरी का मिसयूज करोगे तो वो तुम्हें कष्ट देगा। चंद्रमा तो आनंद और कष्ट दोनों देता है, इसीलिए उसको मां कहा गया है। तो ट्रेडिशन अगर समझने है तो सूर्य को समझो। इसलिए हिंदू कल्चर में, हिंदू उसमें वे ऑफ लिविंग में, हिंदुइज्म में सूर्य की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है। डूबते हुए सूरज की भी और उगते हुए सूरज की भी बताई गई है। तो ये समझने वाली बात है कि ये क्यों, क्योंकि सूर्य ट्रेडिशन देता है। सूर्य हर तरह का सब चीजें सिखाता है, ट्रेडिशन देता है। कौन है? तो सूर्य को अगर ट्रेडिशन समझना है तो सूर्य को समझना होगा हमें, सूर्य की चाल को समझना होगा हमें। ये बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि ट्रेडिशंस के लिए सूर्य को फॉलो करो और आनंद के लिए चंद्रमा को। अगर ये दो चीजें समझ गए तो आपकी जिंदगी बहुत, बीच को समझना बहुत आसान हो जाएगा। बीच को समझना बहुत आसान हो जाएगा। सूर्य हमें लग्जरी देता है और चंद्रमा कष्ट और आनंद दोनों दे सकता है। दैट डिपेंड्स कि हमने लग्जरी को कितना करना सीखा है, यानी कि सूर्य को। ट्रू ट्रू। इस बारे में आपसे डिटेल में बात करेंगे। और जड़, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लग रहा है कि इतनी जल्दी शायद हम इसको इतनी आसानी से नहीं समझ पाए जितनी आसानी से लगता है कि समझा जाएगा। ट्रेडिशन की इंपॉर्टेंस, उनको फॉलो करने का बेनिफिट, इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। केतु विज्ञान है आपसे जिससे रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप दोनों का। तो आज के लिए इतना ही रखें जी।
प्रणाम। अश्विनी जी जो कि बता रहे हैं कि अगली पीढ़ी किस प्रकार से अपनी लाइफ को कंप्लीटली लग्जूरियस बना सकती है। जो हमारी जनरेशन या हमारी पिछली जनरेशन ने सफर किया है, लगातार बीमारियों को झेला है, फैमिली डिस्टर्बेंसेस को झेला है, डिप्रेशन झेला है, तनाव झेला है, हम लोगों ने लाइफ को एक मुसीबत समझ के जिया है, एंड दैट इज अ फैक्ट। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर एक देश में ऐसा ही है सिचुएशन। कारण इसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब फ्यूचर कैन बी कंप्लीटली पॉल्यूशन फ्री, डिजीज फ्री एंड कंफ्यूजन फ्री। यानी कि हमारी अगली पीढ़ी को, हमारी जो नए आने वाली जनरेशन हैं या जो अभी हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको वो कष्ट झेलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है जो कि हम लोगों ने या हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने झेले हैं। इसीलिए अश्विनी जी क्लियर कर रहे हैं कंफ्यूजन्स को और बता रहे हैं हमें उन कंसेप्ट्स के बारे में जिनके बारे में हमने कभी टेक्नोलॉजी के एंगल से जाना नहीं, समझा नहीं। और केतु विज्ञान में इन्हीं कंसेप्ट्स को आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है डायरेक्ट कुछ ना कर भैया के श्रीमुख से। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूँ निधि कंसल, आपके इस प्रोग्राम की होस्ट। जुड़े रहे केतु विज्ञान से। आप देख रहे हैं कृष्णिष्ट मंदिर से सीधा प्रसारण। प्रणाम।